है दोस्तों, साइबर कैफे बिगिनर गाइड पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ नया चीज़ नहीं देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वार्निंग्स दूंगा और उसका कुछ सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा। अगर आप एक नया साइबर कैफे चला रहे हो या फिर नया साइबर कैफे खोलने वाले हो या फिर बहुत दिन से इस बिजनेस पे हो, तो भी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता होगा अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो। एक बंदा आया था हमारे शॉप पे, 10,000 कैश उठा के लेके गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसी 10,000 अमाउंट हमारे अकाउंट पे होल्ड हो गया और उसको हम अभी उठा भी नहीं सकते और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है आपके साथ भी हो सकता है और इससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे भी हो सकता है। तो वार्निंग्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ट्रांजैक्शन करना है अपने करंट अकाउंट पे। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, AEPS के रिलेटेड जो पैसा है वो ले रहे हो, या फिर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने पर्सनल अकाउंट से, तो बिल्कुल भी मत करो। उसके लिए आपको एक करंट अकाउंट ही यूज़ करना है। वो इंडिविजुअल करंट अकाउंट हो सकता है या फिर बिजनेस करंट अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, वो आप बैंक पे जाइए, आपके डॉक्यूमेंट कैसा है उसके हिसाब से आप एक करंट अकाउंट खोलिए। ये करंट अकाउंट खोलने के लिए मेनली जो चीज़ें लगता है बैंक पे, नॉर्मली ट्रेड लाइसेंस लगता है, या फिर अगर आपके एरिया पे जो बैंक है वो MSME सर्टिफिकेट ले रहा है तो MSME सर्टिफिकेट लग सकता है। आपके शॉप का एक प्रोप्राइटर स्टैंप होना चाहिए। प्रोप्राइटर स्टैंप कैसा होता है देखिए, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। ऐसा मैं अपना एक स्टैंप बनाया था, तो ये स्टैंप भी आपको एक लेना होगा। और उसके साथ आपका दुकान होना चाहिए फिजिकली, क्योंकि बहुत सारा लोग क्या करते हैं, दुकान नहीं खोले हैं, पहले करंट अकाउंट खोलने चले गए हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक पे खोलने जाओगे तो बहुत सारा बैंक पे लगी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे गया था, उधर मुझे बोला था कि आपका शॉप वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अकाउंट एक्टिव होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो पहले आप दुकान अपना अच्छे से सेट कीजिए, उसके बाद करंट अकाउंट खोलने जाइए। तो ये सब कुछ चीज़ें आपका करंट अकाउंट खोलने के लिए लगता है, तो ज़रूर एक करंट अकाउंट ही खोलिए और सभी जो ट्रांजेक्शन्स है आप उसमें से कीजिए। उसके बाद और एक वार्निंग, जो सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको मानना चाहिए, UPI में पैसा लेके आप कैश मत दो। लाइक किसी ने आपको 200 रुपये भेजा है फ़ोनपे में, आपने उसको कैश दे दिया है, ठीक है। अगर किसी ने 10,000 रुपये दिया है, उसको आपने कैश दे दिया है। ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? अगर मान के चलिए किसी ने 5,000 रुपीज़ आपके स्कैनर पे भेजा है, आपने उसको कैश दे दिया है। कुछ दिन बाद उसी कस्टमर ने, जिसने कैश उठा के लेके गया था, उसी कस्टमर ने साइबर कंप्लेंट कर दिया कि ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया, या फिर मेरे से गलती से हो गया, या फिर कुछ भी फ्रॉड ऐसा कुछ बोल दिया साइबर कंप्लेंट में। अगर कंप्लेंट रजिस्टर हो गया तो वो अमाउंट आपके अकाउंट पे होल्ड कर दिया जाएगा। वो जो 5,000 रुपये है जो आपने उसको कैश दिया था, वो आपके अकाउंट पे होल्ड हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो माइनस कर देगा, -5,000 रुपीज़ हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है ये। इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। उसको तो कैश दे दिए हो, लेकिन उसके पास पूरा कंट्रोल है। वो साइबर कंप्लेंट करने के बाद आपके अकाउंट पे वो पैसा होल्ड कर सकता है। अगर वो केस जीत जाता है तो वो पैसा उसके आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट पे चला जाएगा। तो UPI से पेमेंट लेके कैश बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप उसको कोई भी सर्विस देते हो, लाइक आपके मोबाइल का शॉप है, आपने मोबाइल रिपेयरिंग किया, उसके बेसिस पे 2,000 रुपीज़ आपका हुआ है, या फिर आपका एक सब्जी दुकान है, एक सब्जी दुकान पे आपने सब्जी बेचा, उसका आपने पैसा लिया, उसके हिसाब से आपके पास प्रूफ होगा कि आप एक रॉ मटेरियल दे रहे हो या फिर कोई भी सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आप पैसे ले रहे हो। तो अगर वो केस भी करेगा तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने इस सर्विस के बदले आपने पैसा लिया, तो आप केस जीत जाओगे और वो लाइन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कैश दिया, ये इल्लीगल है। UPI से पैसा लेके कैश देना ये पूरा का पूरा इल्लीगल काम है, इसको बिल्कुल भी मत करो अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट वार्निंग है वो है CCTV इंस्टॉलेशन। आपके शॉप पे, आपका कोई भी शॉप हो, एक CCTV होना ही चाहिए अगर आप ऐसे UPI में पैसा ले रहे हो तो। क्यों? क्योंकि जब मेरा ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो 10,000 रुपये मैं लिया था अपने स्कैनर पे और कैश दिया था, ये जो इंसिडेंट हुआ था इसका मेरा फुल वीडियो फुटेज सब कुछ है CCTV कैमरा के वजह से। तो जब साइबर ऑफिसर मुझे कॉल किया था कि भाई आपने जो ट्रांजैक्शन किया है
इसका कुछ प्रूफ है, या फिर आपने पूरा कैश ले लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ उन लोगों ने बोला था। तो इसीलिए मैं वो पूरा प्रूफ दिया कि हाँ भाई मेरा इधर पैसा आया था और ये पैसे को मैं कैश दिया था इन आदमी को, ये वो आदमी का फ़ोटो वगैरह सब कुछ मैं दे पाया था। तो इसीलिए मेरा इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर कोई भी केस होता है तो आपका सीसीटीवी फुटेज आपको बचा सकता है। तो एक अच्छा सा सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं इधर व्यू प्रोडक्ट पे टैग कर दूंगा। तो सीसीटीवी कैमरा अब जरूर अपने शॉप पे एक लगाइए, ये मैंडेटरी चीज़ है अगर आप ऐसे कैश डीलिंग्स कर रहे हो तो। और उसके बाद है और एक चीज़, स्कैनर पे पेमेंट करना है, ठीक है। आप कोई भी सर्विस ले रहे हो स्कैनर पे पेमेंट करोगे, लेकिन जो फ़ोन पे और गूगल पे से आप पैसा भेजोगे वो फ़ोन पे और गूगल पे आपके फ़ोन पे ही होना चाहिए। कस्टमर को बोलना है आप अपने फ़ोन से ही पेमेंट कीजिए। हमारा स्कैनर का फ़ोटो लेके आप दूसरे को भेजेंगे, वो उस स्कैनर पे पेमेंट भेजेगा, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। हमारे स्कैनर पे फ़ोटो लेके उसने भेजा था और उस स्कैनर पे उस बंदे ने पैसा भेजा, उसके बाद कंप्लेंट किया कि भाई मेरा फ़ोन गुम गया है, मैंने वो पेमेंट नहीं किया था। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अगर आपको पेमेंट करना है यूपीआई में, स्कैनर पे पेमेंट करना है, तो आपको उसी स्कैनर पे उसी फ़ोन से करना है जब आपके पास वो फ़ोन है। और वो सीसीटीवी कैमरा में पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप उधर फ़ोन पे गूगल पे से इसी स्कैनर पे पेमेंट कर रहे हो, फ़ोटो लेके दूसरों को नहीं भेज रहे हो, ठीक है। इसी चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद है रजिस्टर मेंटेन करना। रजिस्टर आपको मेंटेन करना है कैसे, ऐसे एक फॉर्मेट में बनाया हूँ, देखिए इधर देखिए बहुत सारा इधर नाम वगैरह है, साइन वगैरह है, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये थोड़ा प्राइवेसी के लिए। देखिए ऐसा मैं एक रजिस्टर बनाया हूँ। इधर सीरियल नंबर है, उसके बाद डेट है, उसके बाद नेम है, आधार नंबर है, विड्रॉ या फिर डिपॉजिट, वो क्या किया है, पैसा विड्रॉ किया है या फिर बैंक में जमा किया है, डिपॉजिट किया है, वो दो आपको इधर लिखना पड़ेगा, विड्रॉ या फिर डिपॉजिट। उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट था। उसके बाद प्लेटफॉर्म मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रांजेक्शन किया गया है। अगर आपके पास फ़ोन पे गूगल पे में पैसा आया है तो आप इधर फ़ोन पे गूगल पे यूपीआई लिख सकते हो। अगर आप AEPS से विड्रॉल कर रहे हो, लाइक फिंगरप्रिंट के मदद से पैसा विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको इधर लिखना है AEPS, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कराना है कस्टमर का। अगर कस्टमर सिग्नेचर नहीं कर सकता तो उसका थंब प्रिंट आपको लेके रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है सभी ट्रांजेक्शन्स का, क्योंकि कस्टमर आके फिर से आपको नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो इधर ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं किया था, या फिर मैंने तो 2000 रुपये निकाला था लेकिन आपने 3000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल लिया। वो आके नहीं बोल सकता। आप उधर अमाउंट मेंशन करोगे, वो साइन करेगा, तो सब कुछ आपके लिए परफेक्ट होगा। अगर कोई भी केस होता है तो आपके पास पूरा प्रूफ होगा कि हाँ भाई मेरा ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, मैं इतना ही पैसा उठाया था। और जो आधार नंबर हमने बोला है इस रजिस्टर पे, वो आपको लास्ट 4 डिजिट का लेना है हमेशा। लेकिन अगर कोई भी बंदा मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, मनी ट्रांसफ़र अगर वो 2000 के ऊपर का मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आपको फुल आधार नंबर ही उसका रखना है। और आईडी कार्ड चेक करना है फेक है या फिर नहीं, वो सब कुछ आपको चेक करके आपको रजिस्टर पे मेंटेन करना है। क्योंकि 2000 के ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो थोड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप आधार नंबर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आप कस्टमर से ऐसे चीज़ें ले रहे हो, लाइक आधार नंबर ले रहे हो, सिग्नेचर ले रहे हो, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखना है। नहीं तो ये चीज़ अगर मिस यूज़ होता है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता है। ये चीज़ को आपको मिस यूज़ नहीं करना है, या फिर अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखना है। नहीं तो अगर चोरी वगैरह हो गया ये सब चीज़ें तो मिस यूज़ होगा इसका, और अगर मिस यूज़ होता है तो आपको बहुत ही बड़ा केस लग सकता है। और एक लास्ट चीज़ जो आपको मैं इधर वार्न करना चाहता हूँ, अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा है आपके शॉप पे, लेकिन कोई बंदा आया है अपने विंटर पे सब लोग मुँह वगैरह ढक के आते हैं, मास्क वगैरह पहन के आते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे पैसा चाहिए, ट्रांजेक्शन करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पैसा रिलेटेड हो रहा है तो आपको उसका मास्क थोड़ी देर के लिए उतारना है और सीसीटीवी कैमरा पे उसका फेस अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मास्क और ले लेगा तो ठीक है, लेकिन एक बार के लिए भी आपके सीसीटीवी कैमरा पे उसको मास्क खोल के अपना चेहरा दिखाना है, ठीक है। नहीं तो आप सर्विस मत प्रोवाइड करो। तो यही कुछ वार्निंग्स था जो मेरे साथ अभी हो गया है, इसलिए मैं आप सभी को वार्न करना चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी शॉप है तो सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाइए,
तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक अच्छा सा सीसीटीवी कैमरा मैं इधर व्यू प्रोडक्ट पे लिंक कर दूंगा, आप इधर से भी बाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।